हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। कुछ यूनिट्स के चार्ज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग चार्ज का डायमेंशन देख लेते हैं। कल हम लोगों ने चार्ज का डेफिनेशन भी पढ़ा था और 1 कूलम्ब चार्ज के बारे में भी पढ़ा था। डायमेंशन चार्ज का क्या होगा, अगर हम बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करेंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये हम लोग करेंट में भी पढ़ेंगे। और चार्ज क्या होता, करेंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। वहीं से चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई का जो डायमेंशन होता है वो होता है ए और टी का डायमेंशन होगा टी। जो हमारा चार्ज का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए टी। ये आपको याद रखना है। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ जो है स्पेशल फीचर्स जो है चार्ज के, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फैक्ट्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं टॉपिक, सम फैक्ट्स रिगार्डिंग चार्ज। चार्ज के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बात कल हम आपको बताए थे कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब चार्ज को ऑपरेट करने के लिए हम सिंपली अलजेब्रे के मेथड से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा है कि जो चार्ज हमारा है, किसी भी पार्टिकल के चार्ज के बारे में बात करें तो जिसके पास भी मास होगा उसके पास चार्ज ज़रूर होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग बात करें तो चार्ज जो है वो दो टाइप्स के थे। उसमें लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं। लाइक चार्जेज repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी लाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एक माइनस चार्ज लाए, प्लस उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसको खींच लेगा, डिफरेंट चार्जेज। अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी लाए तो क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी पे भी ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पे प्लस चार्ज ला रहे हैं, एकदम लाइक चार्जेज लाएं, तो इसको रिपेल कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन जो है वो दो कंडीशन में हुआ, एक न्यूट्रल बॉडी पे और एक जो डिफरेंट चार्ज था, अनलाइक चार्ज था, उस पे। लेकिन रिपल्सन सिर्फ एक कंडीशन में हुआ, जब लाइक चार्जेज लाएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्जेज का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो टेस्ट करने के लिए रिपल्सन जो है वो कारण है, वो जल्दी हमें बताएगा। क्योंकि जो अट्रैक्शन था उसमें दो थे, एक न्यूट्रल का भी हो रहा था और एक जो था अपोजिट चार्ज उसका भी हो रहा था। जैसे एक प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज लाएं, इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। इस प्लस के पास अगर न्यूट्रल बॉडी लाएं, न्यूट्रल बॉडी जिसमें प्लस माइनस सेम हो, इसको भी ये क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब अट्रैक्शन दो केस में हो रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे, जैसे इसको ये बॉडी लाएं, इसको ये अट्रैक्ट कर लिया, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये बॉडी न्यूट्रल था या फिर ये अपोजिट नेचर का था, ये अपोजिट नेचर का था या न्यूट्रल था, इस बात को हम कैसे पता करेंगे। तो इसलिए जो हमारा चार्जेज है उसका श्योर टेस्ट हमें रिपल्सन से पता चलता है। तो लिख लेते हैं इस बात को नोट में, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। रिपल्सन इज sure test of
श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। चार्ज का श्योर टेस्ट है रिपल्सन। मतलब रिपल्सन से जो टेस्ट होगा, मतलब कि किसी क्वांटिटी को लाए उसको रिफेल कर दिया, मतलब वो लाइक चार्जेज था। वो अनलाइक चार्जेज रहता तो उसको अट्रैक्ट करता, वो न्यूट्रल चार्जेज रहता तो उसको अट्रैक्ट कर लेता। ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है कि हमेशा जो रिपल्सन होगा वही टेस्ट कर सकता है किसी चार्ज के प्रेजेंस को कि उसमें कैसा चार्ज है। अगला जो है, अगला हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे कि चार्ज जो है इसके कुछ प्रॉपर्टी को अब हम लोग देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स ये थे कि रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर का जो था कंडीशन, इसके पीछे कंडीशन है आपको कि लाइक चार्जेस को जो है वो रिपेल कर देंगे और अनलाइक चार्जेस होगा उसको अट्रैक्ट कर देंगे। न्यूट्रल बॉडी को भी ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चार्ज सेम चार्ज को, लाइक चार्ज को अट्रैक्ट कर ले। यह भी हम लोग करेंगे कि कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। तो चलिए अगला हम लोग करते हैं। लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो हम आपको बात बताएं कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ ही एसोसिएटेड रहता है। यही चीज़ लिखेंगे, चार्ज एसोसिएटेड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है, चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन बट रिवर्स मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे और मे नॉट बी पॉसिबल। जो रिवर्स है इसका हो भी सकता है पॉसिबल और नहीं भी हो सकता है। जैसे फोटोन के पार्टिकल्स को लेते हैं, फोटोन का जो पार्टिकल्स है उसके पास जो है वो चार्ज नहीं होता है, मतलब वो चार्जलेस होते हैं, मतलब उसके पास मास भी नहीं होगा। ठीक है, फोटोन के पार्टिकल्स जो हैं वो चार्जलेस होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। तो जो फोटोन्स हैं, लिखेंगे नोट, फोटोन्स particles of photons are chargeless, so it has no rest mass। ठीक है, इसलिए इसके पास जो फोटोन के पार्टिकल्स हैं वो चार्जलेस होते हैं। तो photons are, the particles of photons are chargeless, chargeless लिखिए। so it has no rest mass, इसलिए इसके पास जो मास है वो नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी थी हमारे चार्ज से रिलेटेड। उसी तरह से हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जो चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा एक मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में होगा। किसके, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में चार्ज हमेशा मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लिखेंगे चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है वो किसी बॉडी में वो जो चाहे वो नहीं हो सकता है। चार्ज हमेशा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। और इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है उसको देखिए, मीन्स चार्ज इज ए बॉडी हैज
हैज चार्ज of multiple integral of इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है इसी के मल्टीपल इंटीग्रल के बारे जो मल्टीपल इंटीग्रल है उसी के बराबर जो है वो चार्ज होगा। ये चाहे प्लस ही हो या फिर माइनस ही हो, मतलब जो चार्ज होगा बॉडी का वो प्लस माइनस एन ई के बराबर होगा। यहाँ पे n क्या है, n एक इंटीजर है, मतलब n का वैल्यू आप इंटीजर ले सकते हो, +-1 +-2 +-3 ऐसा हम लोग ले सकते हैं। जो n का वैल्यू है वो मीन्स कभी भी किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में होगा। एक क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, उसको भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो अब इस तरह से एक इस पे हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या ये क्वांटिटी सही आ रहा है। मतलब किसी भी बॉडी को जो चार्ज देना है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होंगे वो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5000 दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, बट कभी भी n जो है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। n जो है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, n जो है वो डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, चार्ज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो इस फॉर्म में होगा। और ये जो निकाला गया है ये एक प्रैक्टिकल करके निकाला गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। जो मिल्कन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फेमस एक्सपेरिमेंट मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसी से ये चीज़ पता चला है। तो लिखेंगे दिस इज फाउंड बाय an experiment named Millikan wild drop experiment। मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को बताया गया है कि किसी भी जो चार्ज होगा वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन जो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी पार्टिकल में स्मॉलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। अभी उसको पढ़ा देते हैं, एक टॉपिक के पीछे का रह गया है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कैन ए बॉडी having charge of 32 into 10 to the power 19 कूलम्ब, ठीक है, क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज दे सकते हैं या हो सकता है 32 into 10 to the power 19 कूलम्ब। हमें कैसे पता करना है कि दे सकते हैं या नहीं, या हो सकता है या नहीं। n अगर इंटीजर आ गया, n का वैल्यू अगर इंटीजर आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि इतना चार्ज किसी बॉडी में हो सकता है। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो इतना चार्ज किसी बॉडी में नहीं हो सकता है। तो देखिए n का वैल्यू इंटीजर कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं Q = NE, n Q के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे 32 into 10 to the power 19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power 19 कूलम्ब। 10 to the power 19 10 to the power 19 कैंसिल हो जाएगा। n का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 32 by 1.6। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मतलब 20 जो है इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के पास जो चार्ज है
ये चार्ज कैसे आया, क्योंकि इस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। कैसे फाइंड किया गया, ये n का वैल्यू 20 आ गया, तो इस बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। n का वैल्यू इंटीजर आया तो क्या होगा आंसर, यस वी कैन ए बॉडी हैव द चार्ज 32 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से जो भी क्वांटिटी दिया रहेगा इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना उसको चार्ज दिया जा सकता है। अगर पूछे जाए क्वेश्चन कि जो 1 कूलम्ब होते हैं, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब, तो उसको कैसे निकालेंगे, देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज है हमारे पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 1 कूलम्ब जो चार्ज हमारे पास है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे पहले तो हम ये जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब यहाँ से यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं, या जो अभी हमने फॉर्मूला बताया उससे भी हम निकाल सकते हैं। क्या, Q = NE, N के जगह पे क्या वैल्यू रखना है, 1। Q का वैल्यू हमें पता है कि 1 पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे, वो चीज़ को हमें पता करना है। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/E। Q/E, Q मतलब आप पता करना चाहते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो n = Q के जगह पे 1 रखेंगे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है उसको यहाँ पुट कर देंगे। 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बाई 1.6, इस डेसिमल को हटाएंगे 1 और 0, यहाँ से एक 10 को इधर ला देंगे, ये हो जाएगा 100 × 10⁻18 और ये 16, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम्ब में। 1 कूलम्ब जो चार्ज हम बता रहे थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके ये बनाएंगे 1 कूलम्ब, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके ये 1 कूलम्ब का चार्ज बनाएंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉडी में, जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो चार्ज है वो होता है। तो लिखेंगे, जो हम अगला पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, उसी में हम लोग ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज आना था, लेकिन चलिए अभी लिख लीजिए। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो सकता है, +1 इलेक्ट्रॉन या -1 इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे छोटा चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि डिस्कवरीज हुई है, जो हमारा रिसेंट डिस्कवरीज है उसमें क्वार्क के बारे में कुछ डिस्कवरी हुई है, जिसमें बताया गया है कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है और उसका नाम रखा गया है क्वार्क। तो ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। लिख लेंगे, दिस इज नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज। इसको क्वांटा ऑफ चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर एक और नाम बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वांटा चार्ज जो है वो वैल्यू हम लोग
अभी जो डिस्कवरीज हुआ है रिसेंटली, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंपोज्ड होते हैं क्वार्क से। तो लिख लेते हैं, इसको भी नोट में लिख लीजिए। रिसेंटली it was found that जो हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड विथ सब एटॉमिक पार्टिकल क्वार्क। जो क्वार्क है इसी के द्वारा जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, इससे बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें जो बताया गया कि वन क्वार्क जो होता है ये आपको दो टाइप्स के हैं, एक है अप क्वार्क और दूसरा है डाउन क्वार्क। एक है अप क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है +2/3 इलेक्ट्रॉन, और जो डाउन क्वार्क है उस पे होती है -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो ये पाया गया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ये दोनों 3-3 क्वार्क से बने हुए हैं, 3-3 क्वार्क से बने हुए हैं। अप क्वार्क को हम U से डिनोट कर सकते हैं और डाउन क्वार्क को D से डिनोट किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3-3 क्वार्क से बने हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। मतलब दोनों जो है 3-3 क्वार्क से बने हुए हैं। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में जो है वो है 2 अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। लिख लेते हैं, प्रोटॉन जो बना है, प्रोटॉन ये बना है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अगर इस पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा +E के बराबर। देख लीजिए पुट करके, अगर पुट करेंगे 2/3 + 2/3 -1/3, तो क्या होगा, ये 2 to 4 - 1 3/3, डैट इज +1 इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर आ जाएगा। उसी तरह जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन बना है, ये 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क को मिला करके बना है। जब इसको करेंगे तो -E जो है हमारा वैल्यू वो आ जाएगा। मतलब जो न्यूट्रॉन बना है वो 2 डाउन और एक अप क्वार्क के मिलने से बना है। अगर इसकी वैल्यू भी रखिए तो आपको वही आएगा, -1/3 + 2/3, इसको कीजिएगा तो ये क्या आ गया, न्यूट्रल। मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रल। तो ये चीज़ें थी जो कि चार्ज के मिनिमम वैल्यू, क्वांटा वैल्यू के बारे में थी। चार्ज के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्वांटा वैल्यू जिसको बोलते हैं, जिसको क्वांटा बोला जाता है, ठीक है। जैसे मास भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। हमने क्या बोला कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, उसी तरह मास भी, अभी इससे पहले पढ़े थे B नंबर पॉइंट में, मास भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी एक क्वांटिटी, जो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। और जो हमारा थर्ड जो है हमारा इस एनर्जी भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ये तीनों जो है ये भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। मतलब ये भी मल्टीपल इंटीग्रल में ही मल्टीप्लाई होगा एनर्जी का जो वैल्यू होगा। तो लिख लेते हैं, इसको भी नोट में आपको याद रखना है बस। तो हम लोग लिखेंगे क्या नोट में कि
एनर्जी एंगुलर मोमेंटम एंड मास इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ये जो है ये भी अभी तक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है। एनर्जी का जो वैल्यू होता है, एनर्जी का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एच, तो एच न्यू होता है। मतलब एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन एच न्यू। यहाँ एन क्या होगा, एन एक इंटीजर होगा। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम दैट इज h अपॉन 2 इसमें भी हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की, तो इसको भी हम लोग n इंटू लिख सकते हैं, n इंटू एच अपॉन 2 यहाँ n क्या है, इंटीजर। तो ये सब भी है एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मास के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अंडर रिसर्च है, ये अभी अंडर रिसर्च है। अंडर रिसर्च है मतलब ये रिसर्च अभी हो रहा है कि मास भी जरूर क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होगा। अभी ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी अभी पता नहीं कर पाए हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या होगा मास का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है और इसके बारे में डिस्कवरी चल रही है। तो चलिए अब हम लोग अगला नेचर पढ़ते हैं जो हमारा चार्ज से रिलेटेड है। तो अगला है जो नेचर है चार्ज का, वो है चार्ज एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। कंजर्वेशन लॉ हम लोग जानते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, मतलब कोई चीज़ ना क्रिएट हो सके और ना ही डिस्ट्रॉय हो सके। चार्ज भी वही है, चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, चार्ज इज ए, यहीं लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पॉइंट नंबर 5 होगा शायद, आप लोग नंबरिंग सही से दीजिए। तो 5 नंबर क्वांटिटी ये होगा, चार्ज इज ए, लिखेंगे चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ कि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो होगा क्या, चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे एनर्जी होता था। चार्ज के अलावा एनर्जी है, मास है, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। ये कंजर्व्ड रहती हैं। मोमेंटम है, कंजर्व रहता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और नहीं इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो लिखेंगे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नहीं इसको बनाया जा सकता है और नहीं इसको ख़त्म किया जा सकता है। चार्ज को नहीं हम बना सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है, एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी। चार्ज के अलावा भी क्वांटिटी है, जो मास है, मोमेंटम है, वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलिए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, इसका मतलब होगा कि कोई भी चार्ज है, उसमें कोई भी बॉडी है, उसके अंदर जो चार्ज है उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। लिख देंगे द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम है जो कि अकेले है और उस सिस्टम में जितने भी क्वांटिटी है चार्ज के, वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये रहा हमारा कंजर्वेटिव लॉ, और कंजर्वेटिव जो है इसका क्वांटिटी का नेचर चार्ज का, इसका हम लोग लिख लेते हैं
तो हम लोगों ने क्या लिखा कि जो चार्ज है किसी सिस्टम का टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, इसको नोट में लिख लीजिए, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इनिशियली में जो था वही रहेगा टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम फाइनल। मतलब एक जगह से दूसरा जगह लेके गए तो चार्ज चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे एक बॉडी है, उसके पास चार्ज है यहाँ पे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन और -9 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ भी है। जब इसको यहाँ से यहाँ लेके गए तो इसके पास अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देखिए इसका टोटल चार्ज क्या है, -9 + 2। टोटल यहाँ पे चार्ज क्या है बताए थे कि यहाँ पे चार्ज क्या है, जो हमारा चार्ज है उसका ऑपरेशन हम लोग अलजेब्रिक कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो +2 -9 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका टोटल चार्ज कितना है, -7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको अगर आपको -7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दिया हुआ है, -7 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉडी के पास चार्ज अब क्या होगा, अब ये चार्ज जो है फाइनल चार्ज के बराबर है। यहाँ भी टोटल चार्ज बॉडी के पास कितना है, चार्ज -7 इलेक्ट्रॉन ही है। अगर यहाँ पे -7 ना होके यहाँ +5 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा जो चार्ज होता वो कितने का होता, तो निकाल सकते हैं। इसको देखिए, ये 2 चार्ज है, मतलब ये इनिशियल Q1 + Q2, ये फाइनल Q1 डैश + Q2 डैश, Q1 + Q2, ये 2 इलेक्ट्रॉन -9 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q डैश दिया है 5 इलेक्ट्रॉन + Q2 डैश। यहाँ से -7 और इधर आएगा तो -5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q2 डैश, तो यहाँ से -12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Q2 डैश का। अब अगर Q2 डैश -12 इलेक्ट्रॉन रखिए, इसमें से 5 को घटा दीजिए, -7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि टोटल जो चार्ज होगा किसी बॉडी का वो क्या होगा, वो आपको कंजर्व्ड रहेगा। मीन्स आइसोलेटेड कोई भी सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कभी उसका चेंज नहीं होगा। चलिए अगला क्वांटिटी पढ़ते हैं, अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं। चार्ज जो है वो एक ट्रांसफरेबल क्वांटिटी है। ट्रांसफरेबल का मतलब हुआ उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक जगह से दूसरा जगह ले करके जाया जा सकता है। तो लिखेंगे चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है F नंबर, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल क्वांटिटी। मतलब चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और क्यों करते हैं, कैसे होगा, यही तो हमारा ये चैप्टर है। तो चलिए, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब किसी बॉडी में एक चार्ज है +2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अब अगर इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो निकाला जा सकता है। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ऐड करेंगे तो क्या होगा और निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा और निकालेंगे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ही किसी क्वांटिटी में जो चार्ज है उसको डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र पे। प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफ़र होगा, पढ़े थे। प्रोटॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ सेंटर में बंधा हुआ है, इसलिए प्रोटॉन नहीं जाएगा, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक ऐसा यहाँ पे बॉडी है, इसके पास +2 इलेक्ट्रॉन है,
-5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम लाना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं। वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गया तो क्या होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गया तो देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अब इसके अंदर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 प्रोटॉन्स थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गया। तो इस बॉडी के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे -7 इलेक्ट्रॉन। ये बॉडी कैसा चार्ज होगा, माइनस का संख्या हो गया है ज़्यादा तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये पिछले क्लास में अच्छे से हम लोग पढ़े थे। अगर इसमें से निकालते हैं, इसमें से चार्ज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, तो देखिए ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं चार्ज को। तो हमारे पास मान लीजिए, हमारे पास अगर यहाँ पे एक बकेट में वाटर है, इसको इस बकेट में पहुँचाना है। इस बकेट में वाटर जो है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है। जब हम इसमें पहुँचाना चाहेंगे तो जैसे ही हम इसके साथ कनेक्शन करेंगे तो इसमें से जो है वाटर इसमें नहीं आएगा, इसमें से वाटर इसमें जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी हाइट पर है, मतलब पोटेंशियल इसके पास ज़्यादा है, तो ये वाटर इसमें जाएगा। मतलब ये वाटर यहाँ तक फ्लो होना शुरू हो गया। फ्लो होते होते एक समय ऐसा आया कि दोनों ही जगह पे वाटर का जो है अमाउंट इक्वल हो गया, इक्वल वाटर हो गया, इसमें भी और इसमें भी। अब वाटर किधर फ्लो होगा, तो अब वाटर फ्लो नहीं होगा। फ्लो होने के लिए क्या चीज़ का डिफरेंस चाहिए था, हाइट का, वाटर लेवल का। जिसका लेवल ज़्यादा था उधर से वाटर ट्रांसफ़र हो रहा था। जब लेवल इक्वल हो गया तो वाटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। उसी तरह चार्ज को भी फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो कर सकता है। अगर इसमें वाटर का डिफरेंस नहीं रहता तो ये फ्लो नहीं करता। तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है जब किसी भी इलेक्ट्रिकल पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो चार्ज फ्लो होना तो शुरू हो जाते हैं। कब तक फ्लो होंगे, जब तक कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम जा कर के चार्ज जो है वो फ्लो होना रुक जाता है। तो लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे लिख लेंगे इसमें चार्ज फ्लो फ्रॉम flows due to potential difference between 2 point। 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के कारण चार्ज जो है फ्लो होता है। मतलब चार्ज फ्लो होने के पीछे जो रीजन है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। कब तक फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। इट फ्लोज until potential difference become सेम। जैसे ही सेम हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज फ्लो होना क्या हो गया, वो रुक जाएगा। 2 बॉडी है, दोनों के बीच का चार्ज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है तो चार्ज फ्लो होगा। तो फ्लो कराने का नियम क्या हुआ, पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। जैसे ही डिफरेंस क्रिएट करेंगे चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि कैसे चार्ज फ्लो होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो लोअर से हायर की तरफ फ्लो होते हैं। ये भी लिख लीजिए। एक बात तो ये हो गया। दूसरा,
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी में लिख लेते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फ्लोज लोअर टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो होते हैं। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ये अभी सिर्फ चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको थोड़ा याद रखना है, ताकि हम जब चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो चार्ज है वो क्या एक इंडक्टिव क्वांटिटी है। इंडक्टिव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, किसी भी चार्ज बॉडी को अगर चार्ज बॉडी है, पार्टिकल नहीं, याद रखिएगा, चार्ज बॉडी है, उसके नज़दीक एक दूसरा बॉडी लाएंगे जो कि अनचार्ज होगा, जो कि न्यूट्रल कंडीशन में होगा, तो जो चार्ज बॉडी है उससे चार्ज उसमें ट्रांसफ़र तो नहीं होंगे, बट वो अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा कि चार्ज जो है इंड्यूस्ड हो जाएंगे। उस जो न्यूट्रल कंडीशन में था बॉडी, उस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे और उस बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, दैट इज द इंडक्शन मेथड विच इज वी स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। हम अगले क्लास में इसको करेंगे। ओके, थैंक यू।